सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, हम आगे कंटिन्यू करने लगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। अभी यहाँ पे आया बच्चे, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर होता कौन है। अब हमने इसको कैटेगराइज करना है दो पार्ट्स में, एक कंज्यूमर गुड्स का और दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज का। क्लियर? तो हमने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज के दोनों कंज्यूमर्स की डेफिनेशन हमने की कि कौन माना जाएगा। सबसे पहले आता है कि कंज्यूमर ऑफ गुड्स, कहते हैं कोई भी पर्सन जिसने गुड्स बाय की, फर्स्ट वर्ड आ गया बाय की, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स वो समथिंग इन रिटर्न दे रहा है। क्या देगा? पैसा देगा देगा इन विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड, वो उसने पैसा पे कर दिया है, हैज बीन पेड। ठीक है? प्रॉमिस टू पे, वो कहता है मैं 4 दिन के बाद दूंगा पैसा। पार्टली पेड, 1 लाख की चीज है, 50,000 रुपया दे दिया, 50,000 प्रॉमिस कर दिया आगे फ्यूचर में देगा। और डेफर्ड पेमेंट, और आगे वो कहते हैं कि मैं कभी फ्यूचर में आपको पेमेंट कर दूंगा सामान मिलने के बाद, उसको हम क्या मानेंगे? कंज्यूमर ऑफ गुड्स। क्लियर? अब ध्यान रखना, कंज्यूमर एक तो हमने ये कह दिया जो गुड्स को खरीद रहा है पैसे के बदले में, चाहे आज दे रहा है, चाहे कल देगा, चाहे साल के बाद देगा। ठीक है? अब कहते हैं कि कंज्यूमर और भी कौन हुआ, सेकंड आया, इट ऑल्सो इंक्लूड, ये सेकंड बात हम करने लगे, कोई भी पर्सन जो किसी की चीज ले रहा है बट किसके अपनी अप्रूवल के साथ। बायर ने कोई चीज ली, सपोज करो मैंने कोई चीज ली, मेरे से आगे मेरी फ्रेंड मेरे से कोई चीज प्रोडक्ट खरीद लेती है, या कोई मेरा स्टूडेंट मेरा प्रोडक्ट ले लेता है मेरी अप्रूवल के साथ। सो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? अप्रूवल। अगर मेरी अप्रूवल के साथ कोई प्रोडक्ट खरीद ले लेता है मेरा यूज करने के लिए, उसको भी हम क्या मानेंगे? कंज्यूमर ही माना जाएगा ऑफ गुड्स। क्लियर हो गया? देखिए लिखा है एग्जाम्पल, अ पर्सन इज अ कंज्यूमर इफ ही यूजेस हिज फ्रेंड्स कार विद अप्रूवल ऑफ हिज फ्रेंड। अगर अपनी फ्रेंड की कोई कार इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड इज अप्रूवल। केस स्टडी यहाँ पे आ जाती है कि कंज्यूमर कौन है, कि कंज्यूमर अप्रूवल के साथ कोई किसी ने आपने कोई सी चीज लेके गया, उस चीज को डिफेक्ट हो गया, आपका अपना फ्रेंड आपसे कोई चीज लेकर गया, डिफेक्ट हो गया, क्या वो कंज्यूमर होगा कि नहीं होगा? अगर अप्रूवल के साथ चीज गई है, दैट मीन्स वी कंसीडर हिम एज कंज्यूमर ऑफ गुड्स। सेकंड आया इसकी एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन मीन्स कौन कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है? कंज्यूमर कौन नहीं होगा, कहते हैं कौन कंज्यूमर नहीं होगा, दैट इज कहते हैं डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे पॉइंट। अगर आप कोई चीज रीसेल के लिए आप लेकर गए होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, आगे रीसेलर आप बन गए हो, या उसके लिए या कोई कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप कोई चीज लेकर जा रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए कोई चीज लेकर जा रहे हो बाय करके, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड आया कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। वही सेम बात है, अगर कोई पर्सन आपसे सर्विसेज हायर करता है या कोई सर्विसेज ले रहा है और कहता है कि पैसा उसके बदले में जो मैं दूंगा, या पे कर दिया है, पेमेंट हो गई है, या वो कहता है प्रॉमिस करूंगा मैं कुछ दिनों के बाद दूंगा, आधा दे दिया है पैसा, आधा मैं बाद में दूंगा या फ्यूचर में दूंगा, उसको हम भी क्या मानेंगे? उसको भी कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन इज कंज्यूमर इफ ही हैड हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम टूरिस्ट कंपनी। अगर मैंने किसी टूरिस्ट कंपनी से उनकी टैक्सी हायर की घूमने के लिए, तो मैं क्या मानी जाऊंगी? कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। ठीक है? टू विजिट सम प्लेस, इट ऑल्सो इंक्लूड एनी बेनिफिशियरी। सेकेंड पॉइंट अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस इफ अवेल्स विद अप्रूवल ऑफ द हायरर। मैंने सर्विस किसी की हायर की थी, क्लियर, बट मैंने सर्विसेज हायर करके अपने स्टूडेंट को या अपने फ्रेंड को वहां पे उसके आगे भेज दिया। ठीक है? उस केस में मेरे से अगर पूछ के ली जा रही है सर्विसेज, मैंने अप्रूवल दी है उन सर्विसेज को, वो क्या हो गया? कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज भी माना जाएगा। ठीक है? वो कंज्यूमर माना जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अ पर्सन इज कंज्यूमर इफ ही यूजेस टैक्सी हायर्ड बाय हिज फ्रेंड। फ्रेंड ने किया था अपने उबर कैब या ओला से, किया कैब बुक अपने मोबाइल से, बट बैठ कोई और बंदा रहा है उसके अप्रूवल के साथ, तो वो भी क्या होगा? कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। क्लियर हो गया? एक्सेप्शन, अभी इसमें फिर वही एक्सेप्शन की बात आई कि एक्सेप्शन कौन नहीं कंज्यूमर माना जाएगा। तो हमने कहा सबसे पहले जो सर्विस अवेल कर रहा है फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, पैसा कमाने के लिए अगर कोई सर्विसेज आप फर्दर ले रहे हो आगे अपनी, उसको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक? सो नेक्स्ट इज कमर्शियल पर्पस का मतलब देखते हैं क्या है। इट डज नॉट यूज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। आप लाइवलीहुड के लिए चीज अगर अर्न के लिए कर रहे हो, अपने अपने घर के गुजारे के लिए कर रहे हो, खर्चे के लिए कर रहे हो, आपको वो कमर्शियल, उसको क्या बोला जाएगा? कमर्शियल वर्क बोला जाएगा। क्लियर हो गया?
अब कहते हैं कि इसके अंदर वही हमने लिखा है कि कंज्यूमर गुड्स का कौन हो गया, इसमें आया कि कौन कंज्यूमर नहीं है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट जिसने पैसा ही नहीं दिया, कंसिडरेशन नहीं दी, वो कंज्यूमर नहीं है। सेकंड, अप्रूवल के बिना कोई चीज मेरी लेकर चला गया, वो कंज्यूमर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस में देखते हैं, विदाउट पैसा, पैसे बिना दिए वो सर्विसेज अवेल कर रहा है, कंज्यूमर नहीं है। सेकंड, विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर, मेरी अप्रूवल के बिना ही मेरी सर्विसेज जिसको लेनी थी वहां से आप ले गए हो, तब भी क्या है, आप कंज्यूमर नहीं हो। फॉर रीसेल पर्पज के लिए हुआ, चीज आपने परचेज की, नहीं हो। कमर्शियल पर्पज के लिए चीज खरीदी, कंज्यूमर नहीं हो। यहाँ पे भी सर्विसेज अगर रीसेल या कमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जा रही है, तब आप कंज्यूमर नहीं हो। क्लियर हो गया बच्चे? सो नेक्स्ट इज, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं विच कैन बी पार्ट ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट इज, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल फिर कर कौन सकता है? हमने कहा सेक्शन 2 सब सेक्शन बी, किसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात ही कर रहे हैं। उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन बी क्या कहता है, कंज्यूमर कौन हो सकता है? नंबर 1, एनी कंज्यूमर, कोई भी एक कंज्यूमर है वो उसका कंज्यूमर माना गया। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन है जो रजिस्टर हुई पड़ी है, उसको भी हम कंज्यूमर मानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट है, उसको भी कंज्यूमर माना जाएगा। एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स अलग अलग सेपरेट हैं, उनमें से एक या दो कंज्यूमर्स भी अपनी कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं, वो भी कंज्यूमर माने जाएंगे। एंड लास्ट इज, ए लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है, उसके बदले उसका जो भी लीगल हायर है, जो भी उसके आगे बच्चे हैं या उसकी वाइफ या कोई भी उसका हस्बैंड है, तो वो भी क्या माना जा सकता है, कंज्यूमर माना जाएगा। सो दीज आर ऑल की कंज्यूमर किसे बोलते हैं एंड कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसमें से बहुत छोटे छोटे केस स्टडीज के अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक केस स्टडी दी होगी, उसी में से कंज्यूमर भी फाइंड करो, कौन फाइल कर सकता है कंज्यूमर, उसके ऊपर भी आ गया, राइट्स कौन से नहीं मिले, ड्यूटीज कौन सी मिली, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा इस चैप्टर में से बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेंस्ट होम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। अब कंप्लेंट किसके अगेंस्ट करनी है आपको, जहां आपको मैन्युफैक्चरर लगता है कि जिस मैन्युफैक्चरर गुड्स का मैन्युफैक्चरर है या डीलर है, जिसने आपको डिफेक्टिव गुड्स बेची है, कोई भी डिफेक्ट है आपकी चीज के अंदर, या कोई इम्परफेक्शन है, किसी तरीके की शॉर्ट कमिंग है आपकी क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर, प्योरिटी ऑफ गुड्स को लेकर, अगर आपको किसी चीज में खराबी नजर आ रही है, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस के अंदर किसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? हमने कहा कोई भी आपने सर्विसेज किसी से हायर की, बट आपको लगा कि वो सर्विसेज आर डेफिशिएंट, अभी शॉर्ट कमिंग्स है, वही सर्विसेज जो मैंने पैसा दिया था किसी कंपनी को, सलून को, या किसी भी सर्विसेज पे पैसा मैंने लगाया, वहां से मुझे सर्विसेज सही नहीं मिली, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इन वेरियस फोरम्स या कोर्ट्स में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सो दीज आर कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसके अगेंस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिड्रेसल एजेंसीज। अब हमने क्या कहा, देर आर 3 एजेंसीज। फर्स्ट इज रिड्रेस, मतलब क्या हमने आर से पढ़ा था, रिड्रेसल, आर से क्या है, रिलीफ। तो हमने क्या कहा था कि हमारे रिलीफ के लिए 3 एजेंसीज आ गया, जिसमें से फर्स्ट आई डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड इज स्टेट कमीशन, एंड थर्ड कौन सी आई, नेशनल कमीशन। सो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट इसमें आ रहा है, हम डिटेल करने लगे हैं इसकी। सो फर्स्ट फोरम इज डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब कहते हैं किसी भी कंज्यूमर को जिसकी गुड्स 1 करोड़ तक हो, कितने करोड़ तक, 1 करोड़ तक, ये लिखा है 20 लाख, ये पुराना हो गया है, अप टू 1 करोड़, अगर आपकी गुड्स का प्राइस इज 101 करोड़ तक है, आप किसके पास जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है, कहते हैं हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ईच स्टेट में एक फोरम बनाकर रखती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसे हम बोला जाता है, जिसमें कितने 3 बंदे विल बी देयर। नंबर 1 इज प्रेसिडेंट, उसके अलावा 2 और पर्सन विल बी देयर, जिसमें से एक क्या होगी, एक विमेन होनी चाहिए। ठीक है, एक तो क्या हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सेकंड पर्सन एक और होगा, एंड थर्ड पर्सन जो भी होगा, एक वुमेन मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, इसको अपॉइंट कौन करता है, कहते हैं कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जो सी वहां की होती है, वो उसको अपॉइंट करती है डिस्ट्रिक्ट फोरम के पर्सन को। अब कहते हैं किसी भी कस्टमर को अगर प्रॉब्लम है अप टू 1 करोड़ तक की गुड्स के लिए, आप किसके पास जा सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जा सकते हो। अब जब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाते हो, डिस्ट्रिक्ट फोरम पहले आपकी कंप्लेंट लेता है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जाती है, ठीक है, उसको बोलता है कि भाई तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, आपके पास दोनों पार्टीज के पास 5 दिन है, 5 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर लो, मीडिएशन।
मीडिएशन का मतलब कि आप 5 दिन में आपस में सुलह कर देख लो। अगर आपको लगता है ठीक है तो ठीक है, हम कंटिन्यू खत्म कर देंगे, कोई केस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो दोनों पार्टीज 5 दिन के बाद भी, उस केस के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करती है, आपकी कंप्लेंट जिसके अगेंस्ट होती है उसको बताती है कि भाई तुम्हारी अब गुड्स या सैंपल जिसमें कंप्लेंट निकली है वो किसके पास जा रही है, लेबोरेटरी में जा रही है, ताकि वेरीफाई किया जाए कि सच है या झूठ है, टेस्टिंग के लिए। क्लियर। अब जब गुड्स टेस्टिंग के लिए गया, टेस्टिंग करके जो भी रिकॉर्ड निकल कर आया, अब वो क्या कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर के बाद रिपोर्ट, लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स आती हैं, दोनों पार्टीज को बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट केस कंप्लेंट फाइल की गई थी और ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई है। अगर एग्रीड पार्टी, एग्रीड कौन होता है, सफरर, अगर जो सफरर पार्टी है वो अगर अपने जो भी फैसला लिया गया है वो अगर खुश नहीं होती, उसे सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर के साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम ने लिया है, उसके 45 दिनों में, कितने दिनों में, 45 डेज के अंदर वो किसके पास जा सकती है, स्टेट कमीशन के पास जा सकती है। क्लियर हो गया। पहले दिया गया उनको 5 दिन, 5 दिन में आप फैसला कर देख लो। अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे की बात को समझ सकते हो, मीडिएशन पर आ सकते हो, कंसेंट पे, या दूसरी पार्टी एक दूसरे को आप खुश कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते, आपका सैंपल जाएगा लैब में, सैंपल के लैब के टेस्टिंग के बाद कोर्ट का ऑर्डर आएगा, और वो 45 दिनों में अगर आपको लगता है, 45 दिन मीन्स 1 मंथ 15 डेज, ठीक है, प्लस 15 डेज। सो भी हमने यहाँ पे देखा कि अगर 15 दिन 45 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप 45 दिनों के अंदर अंदर किसके पास जा सकते हो, स्टेट कमीशन के पास। अब एक केस आता है इसके ऊपर, ध्यान से समझिए केस स्टडी कैसे आती है बच्चे। एक पर्सन है, उसको प्रॉब्लम हुई प्रोडक्ट के अंदर, वो 2 महीने के बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास चला गया। अब आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या 2 महीने के बाद अगर वो जाता है तो क्या उसको रिजॉल्व हो जाएगी उसकी कंप्लेंट? तो आंसर इज नो। कितने डेज के अंदर अंदर जाना चाहिए, 45 दिनों में बस। 2 महीने नहीं पहुंचोगे, 45 का 46 डे भी हुआ, 46वां दिन भी हुआ, उस टाइम भी आपकी कोई सुनवाई नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद बचे आया स्टेट कमीशन के पास। अब क्या है स्टेट कमीशन, अब कहते हैं हर स्टेट कमीशन अपनी स्टेट के अंदर एक स्टेट कमीशन बनाई जाती है, जिसमें फिर एक प्रेसिडेंट होगा एंड 2 अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है। उसके अंदर से एक विमेन होनी चाहिए, वही सेम रूल आया। और इसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। डिस्ट्रिक्ट को भी स्टेट गवर्नमेंट करती थी, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है। अब कहते हैं किसी भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम है, अगर कहां तक, ये फिर गलत है यहाँ पे, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, अगर आपकी गुड्स हैं 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, आप किसके पास जा सकते हो, स्टेट कमीशन के पास जाओगे। आप कमीशन के पास गए, अब कमीशन ने कहा कि ये देखो यहाँ पे ये भी, ठीक है, 1 से 10 करोड़ है, ये बहुत केयरफुली करना, अभी चेंज हो चुका है ये। ठीक है। अब अगर आप वहां पर जाते हो, वो अपना फैसला लेते हैं, अगर आपको लगता है, उसके बाद वो पार्टीज को बताते हैं कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट केस आया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, जो उसका सैंपल होता है वो फिर सैंपल, वही पुराने वाला सिस्टम, लेबोरेटरी में गया टेस्टिंग के लिए, और लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद क्या ध्यान रखा जाता है, उनको लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली पार्टीज को बताया जाता है कि भाई ये ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास किया गया है, फेवर में या अगेंस्ट पास किया गया है। अगर एग्रीव्ड पार्टी मतलब सफरर को अगर लगता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, भाई मेरे को नहीं तसल्ली हुई इस केस के साथ, जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, स्टेट कमीशन ने लिया है, तो वो क्या कर सकता है, विद इन 30 डेज, ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर अंदर किसके पास जा सकता है, नेशनल कमीशन के पास, जो सबसे बड़ी फोरम है। क्लियर हो गया। इसके पास जा सकते हैं। अब नेशनल कमीशन के पास जब गया, अब नेशनल कमीशन क्या है, कहते हैं ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को छोड़कर सारी कंट्री के अंदर एक सबसे बड़ी कौन सी कमीशन आई, नेशनल कमीशन। इसमें कुछ बंदे ज्यादा हैं, जिसमें से एक पर्सन कौन है, प्रेसिडेंट होगा, 4 और बंदे होंगे जिसमें से एक विमेन होगी। अब कहते हैं किसी को भी अगर 10 करोड़ से आपकी गुड्स की प्रॉब्लम है, एक्सीड्स 10 करोड़, तो आप क्या कर सकते हो, नेशनल कमीशन के पास गए। ठीक है। अब नेशनल कमीशन क्या करेगी, नेशनल कमीशन देखेगी, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर यहाँ पे नेशनल कमीशन के से भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप किसके पास चले जाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। क्लियर।
देखिए सो अभी यहाँ पे क्या है, कहते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट की जो सी स्टेट वाली है वो नेशनल के पास आ सकती है। यहाँ पे लास्ट ये लिखी है, अपील्स अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स कैन आल्सो बी फाइल्ड बिफोर द नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन के पास वो रिपोर्ट्स जा सकती हैं। अब जैसे ही आपकी कंप्लेंट नेशनल कमीशन के पास जाती है, वो पर्सन को बताती है कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, कंप्लेंट फाइल हुई है, और अगर रिक्वायर्ड होगा हम सैंपल्स कहाँ भेजेंगे, लेबोरेटरी में भेजेंगे, और सैंपल भेजे जाते हैं। जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आती है लैब में से, दोनों पार्टीज को बताया जाता है कि भाई ये ऑर्डर पास करने लगे हैं हम सैंपल्स के बेस पर। अब कहते हैं द ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल कमीशन कैन बी अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आई, कौन सी फोरम आई, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी भी कंज्यूमर को अगर सेटिस्फाइड नहीं है वो नेशनल कमीशन से, वो किसके पास जा सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर किसके पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सो बच्चे यहीं पर एक और क्वेश्चन बना कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन जा सकता है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ वही जा सकता है जिसकी गुड्स एक्सीड 10 करोड़ कर रही हैं। जो नेशनल कमीशन से खुश नहीं है उसके फैसले से, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सेकंड कौन जा सकता है, अगर आप नेशनल कमीशन वही बात लिखी है कि अगर आपकी गुड्स 10 करोड़ से ज्यादा है, या आप किससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप नेशनल कमीशन के फैसले से खुश नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। इससे पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, 10 करोड़ से कम है तुम्हारी गुड्स, यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट एट सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया। एंड यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे गलती कर देते हैं। स्टेट कमीशन वाले की कभी भी कंप्लेंट नेशनल के बाद नहीं जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की नेशनल के बाद तक कभी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कहा रही है इसके बाद यहीं तक रुक जाएगी, खाली नेशनल वाला या जिसकी गुड्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ वही जा सकता है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट आया रिलीफ्स और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के पास क्या रिड्रेस करने के लिए अभी उसके पास क्या रिलीफ्स अवेलेबल है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले कहा कि भाई गुड्स डिफेक्टिव गुड्स हैं, गुड्स का डिफेक्ट रिमूव करी जाए, या डेफिशिएंसी है सर्विसेज में, वो सर्विसेज पूरी दी जाए, रिप्लेस कर दी जाए गुड्स, पहले रिमूव डेफिशिएंसी था। उसके बाद बंदे के पैसे वापस कर दिए जाए, भाई कि जितना पैसा है उसको वापस किया जाए। उसके बाद जो कंपेंसेशन आपने नेग्लिजेंस हुई है, आपसे लापरवाही हुई है, केयरलेसनेस हुई है, आप कंपेंसेट कर दो। प्यूनिटिव डैमेजेस, आपके जो डैमेजेस बनते हैं वो उनको पे किए जाएं। उसके बाद आगे से आप बोलिए कि आप ऑफर नहीं करेंगे हेजेडियस कोई भी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में नहीं बेचेंगे। जितने भी बेच भी रहे हो, अगर हेजेडियस प्रोडक्ट मार्केट से उसको विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे। गलत और आगे और हेजेडियस प्रोडक्ट अब नहीं बनाएंगे। ठीक है, यही हो सकता है ना, सारे रिलीफ्स अवेलेबल हो सकते हैं। एंड टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज नॉट लेस देन 5%, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। आपको जितनी भी गुड्स की वैल्यू है उसका 5% आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा जमा कराना पड़ेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो उसके अंदर नॉट लेस देन 5%, जितने की आपकी कंप्लेंट आई उस जितने की गुड्स की वैल्यू थी उसका 5% आपको कहाँ पे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन उसके यूज के लिए आपको एज पेनल्टी लगेगी। क्लियर ना। नेक्स्ट इज टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट। आप सही एडवर्टीजमेंट उसको वापस ले लीजिए मार्केट से ऐड को, ठीक है, और उसके बाद सही ब्रॉडकास्ट ऐड की जाए, ठीक है, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए उसका इफेक्ट। जो एडिक्वेट कॉस्ट कस्टमर ने बियर की है, जो लॉस उसने बियर किया है, उसको वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज रोल एंड फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनका रोल क्या है। फर्स्ट इज एजुकेट करना, किसको, कंज्यूमर को एजुकेट करना, पब्लिक को, कि भाई वर्कशॉप्स लगाकर, सेमिनार्स लगाकर, ट्रेनिंग देकर कि भाई ये तुम्हारे राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज periodicals मींस मैगजीन्स, जर्नल्स वगैरह छाप कर, ठीक है, पब्लिकेशंस वगैरह देकर आप कंज्यूमर को बताओ न्यूज़पेपर्स के अंदर या मैगजीन्स के अंदर कि उनके राइट्स क्या हैं। उसके बाद कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो भी कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं कंपीटिंग ब्रांड्स के हैं, उसकी चेकिंग होती रहनी चाहिए, उनकी की टेस्टिंग चलती रहनी चाहिए लैब के अंदर जाकर। आप देखते हैं कितने रेस्टोरेंट्स के अंदर ऐसा ही होता है, चेकिंग के लिए एकदम से गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, उनके रेड रूट पड़ जाती है, फिर खाना खुना चेक किया जाता है, वो सब चीजें होनी चाहिए। अब कंज्यूमर्स को इनकरेज करना कि भाई तुम भी खुद प्रोटेस्ट करो ना, अगर आपके साथ कुछ भी लॉस हुआ है, चाहे मिनिमम 10 रुपए का भी लॉस हुआ, मेक श्योर कि आप उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ। नेक्स्ट इज लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी। इनका काम क्या है एनजीओ का, कि लीगली कंज्यूमर को तो पता नहीं है क्या कानून है, तो कंज्यूमर को बताइए जाए, लीगली उनकी हेल्प की जाए। उसके बाद
फाइलिंग कंप्लेंट्स इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या नेशनल या स्टेट फोरम्स हैं वहां पर जाके कंप्लेंट फाइल की जाए। नेक्स्ट इज उनके साथ केस, उनको इनिशिएटिव दिया जाए कि केस किस तरह से फाइल करना है, उनके बारे में बताया जाए। सो दिस वाज ऑल इम्पोर्टेंट। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज, अब कहते हैं कौन सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं बच्चे कि कौन सी सिटी के अंदर या कौन सी स्टेट में है। ठीक है, एनजीओस कौन से बने हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, सीसीसी, कहाँ पे है, दिल्ली में बना है, इसको लर्न ही कर सकते हैं वैसे। कंज्यूमर कॉज दिल्ली है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस जिसे बोला जाता है वो भी दिल्ली में है। उसके बाद सेरा, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, दैट इज इन अहमदाबाद। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी, CGSI, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लर्न करके साथ में आगे कौन सी जगह पे है वो लर्न कर लीजिए, फुल फॉर्म तो आएगी वहां पर। ठीक है ना, आपको खाली किस जगह पर है वो आपको लर्न करना है। तो जैसे इसका नाम दिया होगा, आप उसकी शॉर्ट फॉर्म्स अगर आपने लर्न की होंगी ये वाली सारी, ठीक है ना, एक्रोनिम लर्न किया होगा तो आप उसका फुल देखकर उसकी जगह आप लिख सकते हो। उसके बाद मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई में है। कर्नाटका दिया हुआ है, बेंगलोर में है। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता में है। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स जिसे बोलते हैं वो कहाँ पे है, जयपुर में। सो दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई हैं, उनको हेल्प करने के लिए लगी हैं, सो दैट कंज्यूमर अपने राइट्स को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर अवेयर रहे, एजुकेटेड रहे, उनको किसी तरीके की भी एक्सप्लॉयटेटिव, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मिसलीडिंग एड्स से वो अपने आप को बचा सके। सो दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत से एमसीक्यूज, बहुत से क्वेश्चन बन गए, एक मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। आपको लगा होगा कि बहुत सारे मैम ने बता दिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, बट कई बार एक ही केस स्टडी में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि पार्ट बन जाता है केस स्टडी का। सो थैंक यू फॉर नाउ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।